हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारी ईवीएस की ये चौथी कक्षा है। इससे पहले 3 कक्षाओं में कक्षा में हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर आपके यूपी टेट की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। ये हमने सिलेबस वाली क्लास में जाना था। देन उसके बाद 2 क्लासेस में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और पहले चैप्टर का आपका नाम था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और इस चैप्टर से बनने वाले हर एक स्टेट में पूछे गए टेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न थे वो सभी हमने इससे पहली 2 वीडियोस में देख लिए हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमने सीख लिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, जैसे घास के मैदान हुए और विश्व के घास के मैदान, भारत के घास के मैदान और बाकी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पहली 2 क्लासेस में सीख ली है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस के साथ हो गई है। अगर आपने उन पहली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत मार्क्स गेनिंग आपका पहला चैप्टर था। और दोस्तों, जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, ये आपका पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से अगर मैं आपको बात करूं, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके इस भूगोल वाला जो टॉपिक है इससे 9, 7, 6, 4 इस तरीके से लगभग हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं हर एक प्रीवियस पेपर में। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वेटेज यहाँ पर आपका इस चैप्टर का है। मैं सिर्फ 6 मान करके चल रही हूँ, बाकी यहाँ से 9 प्रश्न भी बने हैं आपके भूगोल वाले टॉपिक से। तो दोस्तों, इस वाले टॉपिक पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं और उसके लिए, ताकि एक भी नंबर आपका यहाँ से मिस ना हो, उसके लिए मैंने आपके लिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार कर लिए हैं, ताकि हम इस वाले चैप्टर को थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी से लेके चलेंगे। पहले नोट्स से पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, देन हम आएंगे क्वेश्चंस पर। इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी हर एक स्टेट में पूछे गए टेट के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों, जो भी क्लास मैं आपको दूंगी वो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको दूंगी, अपने हिसाब से आपको दूंगी और बिल्कुल बेस्ट दूंगी, ठीक है? क्योंकि आप में से कई सारे कई सारे अभ्यर्थियों की जो आप कह सकते हैं कि डिमांड रहती है वो अलग अलग रहती है कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे कराइए। तो उस चीज़ से अच्छा है कि मैं जिस तरह से आपको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं वो तरीका मुझे फॉलो आप लोग करने दीजिए, ठीक है? तो चलिए, अब यहाँ पर हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अब नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है यूपी टेट की पीडीएफ क्लासेस के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आज पिछली क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये आपका भूगोल वाला टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमने ब्रह्मांड, अपने आसपास के वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में, सबके बारे में सीखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की, क्या क्या होता है हमारे ब्रह्मांड में, क्या क्या मिलता है। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तो इन सब से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बनता है ना? इन सब से मिलकर के क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। और जब बहुत सारे तारे और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स आपस में एक जगह आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, तो उसको आकाश गंगा कहते हैं। या और आकाश गंगा के समूह को, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से एक दुग्ध मेखला आकाश गंगा है जिसमें कि हम रहते हैं, है ना, जिसमें हमारे पृथ्वी और हमारे प्लैनेट्स आते हैं। तो आकाश गंगा के समूह को हम आकाशीय पुंज कहते हैं। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बेसिक सी और एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर जो कि सीधा सीधा आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे पहले अध्ययन किया था टोलमी ने। टोलमी एक यूनान के निवासी थे, यूनानी थे। तो सबसे पहले अध्ययन ब्रह्मांड का किसने किया? टोलमी ने किया था, ठीक है।
लेकिन दोस्तों इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी उस समय पर, इन्होंने भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था, यानी टोल्मी का कहना था, क्योंकि तो सबसे पहले अध्ययन किया तो जैसे इनको समझ में आया इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में रहती है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। यानी इनका कहने का तात्पर्य ये था कि पृथ्वी तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बात किसने कही थी? टोल्मी ने कही थी, क्योंकि भाई सबसे पहले अध्ययन किया था, लेकिन इनको जितना उस समय पता चल पाया इन्होंने उसी हिसाब से अपनी थ्योरी दी और उसमें बताया कि भाई पृथ्वी केंद्र में रहेगी और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। तो यानी इनकी थ्योरी का क्या नाम था? भू केंद्रित, ठीक है, या इनकी अवधारणा का क्या नाम था? भू केंद्रित अवधारणा किसने दी? टोल्मी ने दी। फिर इसके बाद आते हैं एक महान साइंटिस्ट, या आप इनको कह सकते हैं खगोल शास्त्री। तो इन्होंने फिर एक नई अवधारणा पेश की। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी लगाती है उसके चक्कर, है ना, जैसा कि अभी तक माना जाता है। और यही सत्य है कि कोपरनिकस ने जो इसके बारे में फिर रिसर्च की और पता लगाया, तो इन्होंने फिर सूर्य केंद्रित अवधारणा दी और इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में रहेगा और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाएगी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ये भी है, कई बार पूछ लिया जाता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना जानेंगे, ज्यादा डीप भी नहीं जाएंगे और ना ज्यादा ऊपर से पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसी हिसाब से हम सब चीजें सीखते हुए चलेंगे। और बिल्कुल दोस्तों आपके लिए ये ईवीएस की क्लास एकदम सफिशिएंट है, जितना मैं आपको देती हूँ मटेरियल, जितना मैं आपको सिखाती हूँ, अगर आप उसको बहुत ध्यान से सीख लेते हैं, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बिल्कुल दावे के साथ मैं आपको कहती हूँ। लेकिन आपको ये चीजें बहुत अच्छी से समझनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। मैं किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगी कि जो आपका पेपर में आए और वो मैं आपको ना कराऊं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो आप तसल्ली से रहिए और जितना आपको मटेरियल मिल रहा है, जितना आपको सिखाया जा रहा है, उसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सीखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेथियर ने इसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। अब दोस्तों हम जानते हैं कि गैलेक्सी या आकाश गंगा किसे कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे, तारों का समूह, ग्रहों का समूह, इस तरीके से। तो तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और हमारी आकाश गंगा कौन सी है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मंदाकिनी, या इसको हम दुग्ध मेखला के नाम से भी, मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है या मिल्की वे है। और दोस्तों इसकी आकृति कैसी है? तो सर्पिला आकृति है, यानी सांप की जैसी इसकी आकृति है ऐसे। तो ये हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। आकार कैसा है? सर्पिलाकार। और दोस्तों हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट जो आकाश गंगा है, यानी जो हमारी दुग्ध मेखला आकाश गंगा है, इसके सबसे निकट कौन सी दूसरी ऐसी आकाश गंगा है जिसके सबसे निकट है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटवर्ती है, या सबसे निकट या इसकी पड़ोसी आकाश गंगा है, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहां ट्रिक्स अप्लाई हो सकती है वहां हम ट्रिक्स से सीखेंगे, और जहां हमें सीधी सीधी बातें समझनी है वहां ऐसे ही समझेंगे। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है कि हम तारों की दूरी किस में मापते हैं। ठीक है, तारों की दूरी हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, यानी ये इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक इकाई है। कैसी इकाई है? ये तारों की दूरी मापने की, तारों के मध्य दूरी मापने की ये सबसे बड़ी इकाई होती है। अब दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और तारों की दूरी किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब आप बताइए तारा किसे कहते हैं? तो तारा वह खगोलीय पिंड है जिसमें
अपना खुद का स्वयं का उष्मा और प्रकाश होता है। जैसे सूर्य में अपना खुद का उष्मा और प्रकाश है। सूर्य भी तो एक तारा है ना, वो कोई ग्रह थोड़ी है। सूर्य एक तारा है और तारा किस वजह से उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके पास स्वयं का उष्मा और प्रकाश होता है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं ग्रह। अब आपकी अगर मन में थोड़ा भी डाउट होगा ग्रह, उपग्रह और तारे को लेकर के, तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तारा हमने किसे कहा, जिसके पास स्वयं का उष्मा और प्रकाश हो। लेकिन ग्रह किसे कहेंगे, ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर करता है। ठीक है, जो भी सूर्य की परिक्रमा करेगा, एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करेगा और उसमें अपना स्वयं का कोई प्रकाश ना हो, ना ही ऊर्जा हो, ना ही उष्मा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रह कह देते हैं। ठीक है, जिसमें स्वयं का प्रकाश व उष्मा नहीं होती और क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जिसमें भी ये गुण पाए जाएंगे कि भाई सूर्य की एक निश्चित पथ पर परिक्रमा कर रहा है और उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, ना ही उष्मा है, उसी को हम ग्रह कह देते हैं, प्लेनेट कह देते हैं। अब उपग्रह किसे कहते हैं, यानी सैटेलाइट किसे कहते हैं, तो सैटेलाइट या उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करे, ना कि तारे की, है ना, जो ना कि सूर्य की ना कि तारे की परिक्रमा करे, बल्कि किसकी परिक्रमा करता है, ग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसीलिए हमने उसको नाम दिया है, किसका, उपग्रह का नाम दिया है। और भारत का सर्वप्रथम या सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो उसका नाम है आर्यभट्ट, और ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट है। ठीक है, आपको क्लास बहुत ध्यान से लेनी है, क्योंकि ये समझ के चलिए कि इस टॉपिक को पूरा करने के बाद, ठीक है, इस चैप्टर का पूरे नोट्स समझाने के बाद मैं आपके भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी और फिर पता चलेगा आपने कितना ध्यान से सीखा, क्योंकि इन्हीं में से वो सारे क्वेश्चन आप फंसाओगे। जिसने ध्यान से सुन लिया, समझो सारे प्रीवियस पेपर में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन किए आते हैं वो सारे आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। इसको कब आप कह सकते हैं कि कब प्रक्षेपण किया गया आर्यभट्ट उपग्रह का, तो चलिए ये भी मैं बता देती हूँ। तो सोवियत संघ के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल और 1975 में। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था और ये प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम है आर्यभट्ट। अब दोस्तों इसके बाद फिर एक और कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम था भास्कर। ठीक है, भास्कर ये दूसरा कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम क्या था, भास्कर था। और इसको कब प्रक्षेपण किया गया, तो इसको 7 जून और 1900, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, तो 1979 को। ठीक है, 7 जून 1979 को इसको भास्कर, जो कि सेकंड क्या था, कृत्रिम उपग्रह था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, इसको प्रक्षेपण किया गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि तीसरा कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, यानी इसके बाद किसको प्रक्षेपित किया गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, या चलिए इसके लिए जगह ढूंढते हैं, वहां इसको एक सीरीज में समझाऊंगी आपको। यहाँ देखते हैं मैंने क्या बताया, प्रथम, ये आपको ध्यान रहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और अगर किसी को आता है तो वो भी रिवाइज कर लियो, जिसको नहीं आता है उसको भी, क्योंकि मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मेरी क्लास में बैठने वाले हर एक स्टूडेंट का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ना कि सिर्फ उनका जिनको पहले से आता है। तो जिसको नहीं आता है उसके लिए खासकर ये क्लास है। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, जल्दी से बताओ। अभी तो मैंने बताया आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट था। कब इसका प्रक्षेपण किया गया, तो 19 अप्रैल 1975 में इसको प्रक्षेपण किया गया था। किसकी हेल्प से, सोवियत संघ, रूस की मदद से। ठीक है, इसके बाद दूसरा कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, जिसका नाम था भास्कर।
क्या था? भास्कर। इसको कब प्रक्षेपण किया गया? ध्यान रखिएगा, आप कई बार पूछ लेता है आपसे इस तरह के प्रश्न कि कब प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, पहला तो कभी भी पूछ लेता है, दूसरा भी पूछ सकता है, तो इसके साथ साथ आप इसको भी जानते हुए चलिए। ठीक है, 7 जून 1979 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। फिर तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। ठीक है, रोहिणी। इसको कब प्रक्षेपित किया गया? तो 10 अगस्त 1979 को ही इसको भी प्रक्षेपित किया गया था। तो ये 3 याद रख लीजिए आप। ठीक है, ये सभी हमने कृत्रिम उपग्रह के बारे में जान लिया है। अब चलिए वापस से अपने जहां हम छोड़ करके आए थे यहीं पर वापस आते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों चंद्रमा के बारे में। हमने किसके बारे में जान लिया है? उपग्रह के बारे में जान लिया है, क्या होते हैं और कौन सा पहला था, कौन सा दूसरा था, ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम जानेंगे दोस्तों चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आप सभी जानते हैं, अभी हमने बात की थी। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और चंद्रमा कितने समय में चक्कर लगाता है पृथ्वी का? चंद्रमा लगाता है 27 दिन 8 घंटे में। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाएगी? 365 दिन 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। ठीक है, और अपने अक्ष पर कितना समय लगाती है घूमने पृथ्वी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो ऐसे एक जगह पर घूमती रहती है ना, तो उसमें कितना समय लगाती है? 24 घंटे लगाती है, तभी तो दिन रात होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करें कि लीप वर्ष कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे। तो जो ये 6 घंटे एक्स्ट्रा है, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, तो ये 6 घंटे क्या होगा? जब एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा यानी 365 दिन में आपका क्या हो जाता है? 1 वर्ष हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब ये 6 घंटे 4 वर्ष बाद, यानी ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा थे 4 वर्ष बाद ये पूरे 24 घंटे में बदल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष बाद जब ये 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, ये ऐसे मान करके चलिए पहले वर्ष 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, दूसरा वर्ष फिर हुआ 365 दिन और 6 घंटे फिर से आए, फिर से 6 घंटे 365 दिन, फिर से 365 दिन 6 घंटे, इस तरीके से कितने हो गए? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे बैठ गए और 24 घंटे होते ही क्या हो जाता है? हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक दिन इन 365 दिन में 4 वर्ष के बाद जुड़ जाता है, जिससे कि 366 दिन का एक लीप ईयर हो जाता है फिर 4 वर्ष बाद। तो ये आपने समझा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम तारे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस, या इसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों तारा क्या है? अभी हमने ऊपर जाना, एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तारा एक आकाशीय पिंड होता है जिसमें अपना स्वयं का ताप और ऊर्जा होती है। ठीक है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तारे की चमक ज्यादा तो ताप भी ज्यादा होता है, ये बात हम उसकी चमक से पता लगा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा चमक या चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, या डॉग स्टार के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी सबसे ज्यादा ताप भी इसी तारे का है। इसी के साथ तारे का जो ताप मापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तारे का तापमान मापने का जो यंत्र होता है उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल या सौर परिवार के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन कौन होता है सौर मंडल में, सौर परिवार में? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह और बहुत सारे अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, है ना,
उपग्रह, ये सभी, इन सबको जब हम एक साथ संयुक्त रूप से देखते हैं तो हम उसको सौर मंडल कहते हैं या सौर परिवार कहते हैं। और इस सौर परिवार का मुखिया होता है हमारा सूर्य, ठीक है, बिल्कुल। और इसको मुखिया क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य ही सभी सदस्यों को, जितने भी ग्रह हैं, बाकी सभी को ऊष्मा और प्रकाश देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, कि अपने परिवार का लालन पोषण यही करता है, सूर्य ही करता है। और सभी परिवार के सदस्य इसका चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे सौरमंडल में मैंने आपको पहले भी बताया क्या क्या है, सूर्य है और 8 ग्रह शामिल है, 172 उपग्रह है हमारे सौरमंडल में, ठीक है। कुछ उल्काएं हैं, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी हमारे सौरमंडल इन सब से मिलकर ही बना होता है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। उपग्रह कितने? 172 है। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। तीसरी बार हम ये चीज सीख रहे हैं। साथ ही सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, आप इसको समझना, ठीक है दोस्तों। केंद्र में, जो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिससे हीलियम में वो बदल जाता है और उससे बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, एनर्जी बढ़ती चली जाती है। कई बार ये भी पूछा गया है आपसे कि हमारा जो सूर्य होता है उसमें कितने % कौन सी गैस होती है, क्योंकि गैसों का गोला ही तो है। तो हाइड्रोजन होती है 71% और हीलियम होती है 26%। किसमें? सूर्य में, ठीक है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71% और हीलियम की होती है 26%, ठीक है। सो गाइस, जब हम सूर्य के बारे में जान ही रहे हैं तो पूरी जानकारी एक ही साथ ले लेते हैं। देखिए, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, तो आप जानते हैं कि जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और ऐसे इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनमें एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। तो ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ है, अब आप देख करके चलिए कि ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है दिखने में। तो जब पृथ्वी यहाँ पर आएगी तो क्या तब भी दूरी समान होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच में? और जब यहाँ होगी क्या तब भी दूरी समान होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पृथ्वी यहाँ इस वाले हिस्से पर आएगी तो इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी और यहाँ ये दूरी बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाती है पृथ्वी यहाँ पर, इसे हम उपसौर कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो सबसे कम होती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है, यानी मान के चलो पृथ्वी यहाँ है, तो फिर इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। तो ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो सूर्य के, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ के चलना है, जब सबसे नजदीक हो उपसौर और जब दूर हो तो अपसौर, ठीक है। अब दोस्तों, सूर्य पृथ्वी के या पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब आती है? तो ये आती है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे निकट होती है पृथ्वी सूर्य के, ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई 3 जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। अब जब सूर्य के सबसे नजदीक है तो इस समय तो बहुत घोर गर्मी पड़नी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि सूर्य, जो पृथ्वी है, वो अपने ही अक्ष पर भी परिक्रमण करती रहे, अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। तो इस समय जो हमारा इंडिया है, या आप मान करके चलिए कि जब ये ऐसे घूमती है तो फिर क्या होता है? बिल्कुल, तो उपसौर क्या है? सबसे न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है। तो कितनी हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी, जब ये आपस में सबसे नजदीक होते हैं। लेकिन जब सबसे
अधिकतम दूरी पर होता है, पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, तब कितनी दूरी होगी इनके बीच, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी इनके बीच होती है। और जो अपसोर की स्थिति बनती है, यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित हो, तो ऐसा कब होता है, 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, जिसको हम अपसोर बोलते हैं। कितनी दूरी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, और अगर एवरेज दूरी कोई पूछ ले तो 14.9 करोड़ किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको 15 करोड़ किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आसपास का जो भी नंबर दिखेगा आप उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर सूर्य की संरचना के बारे में जानते हैं कि सूर्य जो हमारा सूर्य है उसकी कैसी संरचना है। ठीक है, कितने लेयर्स में बना हुआ है ये तो आपने जान लिया कि इसके अंदर गैसों का गोला है ये। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। अब देखते हैं इसकी जो लेयर्स है ये कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सबसे बाहरी परत है ये वाली, इसमें कलरिंग तो मैंने बहुत अच्छे से की थी, लेकिन स्कैन होने के बाद जो कलर है इनका बहुत ही लाइट दिख रहे हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं है। तो सबसे आखिरी की जो सबसे बाहरी परत होती है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है, इसको हम कोरोना कहते हैं, या हिंदी में हम इसको किरीट भी कहते हैं। ठीक है, कोरोना या क्रीट कहते हैं। तो ये सबसे बाहरी भाग है या सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी भाग है सूर्य का। ठीक है, और ये एक्स रेज का उत्सर्जन करता है, जो एक्स रेज होती है उनका उत्सर्जन ये करता है, यहाँ से सबसे बाहरी भाग। ठीक है, और जब ग्रहण होता है ना तो तब यही वाला हिस्सा दिखाई देता है। जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, तो तब यही वाला हिस्सा दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे जो इससे अंदर वाली ये भाग देख पा रहे हैं आप, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल। ये कौन सा है, वर्णमंडल है। तो इसको सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, और इसमें प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं इसमें प्रकाश के। तो इतना आपको समझ में आया। दूसरी जो लेयर होती है इसको हम वर्णमंडल कहते हैं, वर्ण मतलब रंग, तो यानी इसमें प्रकाश के 7 रंग इसी की वजह से आप कह सकते हैं इसमें दिखाई देते हैं। ये सूर्य का वायुमंडल भी कहलाता है। अब इसके भीतर वाली परत को देखते हैं, नंबर आता है इस वाली परत का। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंदर वाली परत को प्रकाश मंडल कहते हैं, जो कि आंखों से दिखाई देता है और सबसे चमकीला भाग यही होता है, इसीलिए इसको हम आंखों से देख सकते हैं। जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो हमें ये वाली परत दिखाई देती है। ठीक है, एक्सरेज नहीं दिखती है, लेकिन ये वाली जो लेयर है जिसे प्रकाश मंडल हम कहते हैं, ये हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे चमकीला भाग यही होता है। और प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो कितना सेल्सियस होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आई बात, कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सबसे भीतरी भाग है, सबसे ज्यादा तापमान यहाँ मिलेगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों यहाँ से एक इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है। तो सूर्य के प्रकाश जो है वो 8 मिनट 22 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कितने समय में, 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर। दूरी देख रहे हैं आप कितने करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और इतनी जल्दी प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है, सिर्फ 8 मिनट और 22 सेकंड का समय ये पृथ्वी पर आने में लेता है। ठीक है, बिल्कुल। और सूर्य प्रकाश की चाल की अगर बात करें कि कितनी तेजी से वो आता है, क्या चाल होती है सूर्य के प्रकाश की, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मिनट पर सेकंड की मीटर पर सेकंड की जो स्पीड होती है वो सूर्य के प्रकाश की होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रह के बारे में। सूर्य के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे ग्रह के संबंधित जानकारी। ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करे, पहली विशेषता। दूसरी क्या है, जिसमें स्वयं का ऊर्जा और ताप नहीं होता है। तीसरी क्या है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा होने के कारण इनकी आकृति गोलाकार देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये ग्रह की विशेषता हुई, जिसमें ये विशेषता पाई जाएगी वही ग्रह माना जाता है। अब इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
फैक्ट जानेंगे जो आपको एज इट इज याद रखना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना कब की गई थी। IAU की स्थापना कब हुई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। 1919 में हुई थी। आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में स्थित है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अब दोस्तों हम ग्रह के बारे में जान रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो कुल 8 ग्रह शामिल है। ठीक है, कुल 8 ग्रह शामिल है हमारे सौर मंडल में, जो कि सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में भी इनके नाम लिखे गए हैं, लेकिन हम इनको हिंदी में याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, देखिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर कौन सा ग्रह आता है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं। तो इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से जानेंगे ताकि ये सीरियल वाइज आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो क्या होगी ट्रिक, आपको एक सेंटेंस याद रखना है, बुध सु प्रेम पति सा आवे। क्या है, बुध सु प्रेम पति सा आवे, बुध सु प्रेम पति सा आवे। अब इस ट्रिक को यहाँ पर हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बुध यानी बुध ग्रह, ठीक है, सु यानी शुक्र, और प्रेम को अलग अलग 2 भागों में बांटेंगे। प्र से क्या बनेगा, पृथ्वी, और म से बनेगा मंगल। पति यानी बृहस्पति, यहाँ पति लगा है ना इसके बाद में, तो बृहस्पति। सा से शनि, और आवे को 2 हिस्सों में बांटना है, अरुण और वरुण। इस तरह से हमारे ये कुल मिलाकर के 8 ग्रह हो जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। प्लूटो नहीं है, प्लूटो जो है उसको सौर मंडल से अलग कर दिया गया था। कब और क्यों, इसके बारे में भी मैंने आगे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से वो भी क्लियर करूंगी मैं आपको। ठीक है, धैर्य के साथ आप बने रहे। तो बुध सु प्रेम पति सा आवे, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह के नाम हमने जाने। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है, तो आप बताएंगे वरुण है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, बुध है। ठीक है, यहाँ सूर्य है और इसकी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ऐसे हमने इनको याद किया है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारों के समूह को तारामंडल या मंदाकिनी कहते हैं। और जब करोड़ों तारामंडल यानी बहुत सारे तारामंडल आपस में मिल जाए तो तारामंडल के मिलने से आकाशगंगा बनती है। ठीक है, आकाशगंगा बनती है। आकाशगंगा को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में आकाशगंगा के नाम से, यूनानी भाषा में इसको गैलेक्सी कहते हैं, यूरोप में मिल्की वे भी इसको बोलते हैं। और जब लाखों आकाशगंगा एक साथ मिल जाती है तो हमारा ब्रह्मांड बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। और जो ब्रह्मांड शब्द है ये किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स शब्द की अंग्रेजी भाषा के कॉस्मोस शब्द से उत्पत्ति हुई। कॉस्मोस का मतलब होता है सुव्यवस्था। क्या होता है, सुव्यवस्था इसका अर्थ होता है। और ब्रह्मांड शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया, तो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से, कॉस्मोस शब्द से बना है। ठीक है, कॉस्मोस शब्द से बना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक फिगर की हेल्प से समझाया गया है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार यहाँ हम देख पा रहे हैं, बुध सु प्रेम पति सा आवे। समझ में आई बात। अब दोस्तों यहाँ पर हम सभी ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उससे पहले हम फिर एक और ग्रह जो आपकी जिज्ञासा बना हुआ है, प्लूटो, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2006 में एक IAU यानी इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन का संगठन होता है, जिसको चेक गणराज्य की कैपिटल जो है प्राग में ये सम्मेलन होता है। चेक गणराज्य की कैपिटल प्राग में सम्मेलन होता है, जिसमें ये निर्णय लिया जाता है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके जो गुण थे वो बाकी सभी ग्रह से मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए इसको क्या किया जाता है,
ग्रह की श्रेणी से कब 2006 में बाहर कर दिया जाता है। अब क्या थे वे कारण जिसकी वजह से इसको हटाया गया? तो एक तो इसका गुरुत्वाकर्षण जो बल था वो बहुत कम था, साथ ही ये यूरेनस और नेपच्यून की कक्षा को क्या करता था, काटता था। जो हमारा यूरेनस और नेपच्यून है इनकी कक्षाओं को ये काट देता था, जिससे क्या है कि ये ग्रह की विशेषता नहीं होती कि वो दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काटे, बल्कि अपने एक सुव्यवस्थित मार्ग पर वे क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। इसीलिए ग्रह जो हमारा प्लूटो ग्रह था सबसे छोटा था उस समय पर, तो इसको हटा दिया जाता है 2006 में। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो क्लाइड ने की थी। अगर ये भी पूछ लिया जाए प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? क्लाइड ने की थी। ठीक है, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार हमने अब कितने ग्रह जान लिए हैं? 8 ग्रह जान लिए हैं। अब दोस्तों जो है 8 ग्रह है इनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 हिस्से कैसे कैसे? यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे, ये जितने यहाँ से यहाँ तक के ग्रह है इनको एक हिस्से में रखा जाता है और बाकी यहाँ से यहाँ तक एक हिस्से में, और इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। अब इसी इमेज को मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट तरीके से समझाया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, यहाँ से हम इसको अलग करते हैं। बुध से लेकर के मंगल तक ये सभी आंतरिक ग्रह में आते हैं और बृहस्पति से लेकर वरुण तक ये सभी बाहरी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये क्या जरूरत पड़ी इनको 2 हिस्सों में बांटने की, अलग अलग क्यों किया? क्योंकि दोस्तों जितने भी ये आंतरिक ग्रह है ये सभी ठोस पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, किसके? ठोस पदार्थ के बने हुए हैं और ये सूर्य के परिक्रमण में समय भी कम लेते हैं। और अगर बात करें इन बाहरी ग्रह की या बाहरी श्रेणी वाले ग्रह की, तो ये ठोस नहीं होते, ये गैसीय पदार्थ के बने हुए थे हैं या गैस के गोले होते हैं। ठीक है, बृहस्पति भी, शनि भी, अरुण भी और वरुण भी, और इसी के साथ परिक्रमण में ये समय भी ज्यादा लेते हैं। अब दोस्तों आंतरिक और बाहरी ग्रह को एक क्षुद्र पेटिका अलग करती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं यहाँ पर। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? जब बड़े बड़े जो पत्थर की चट्टानें या टुकड़े होते हैं वो ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मांड में, या आप इसको कह सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे तैरते रहते हैं, तो इनको हम क्षुद्र पेटी कह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया कौन से आंतरिक ग्रह है, कौन से बाहरी ग्रह है, समझ में आ गया आपको। और क्यों इसको ऐसे डिवाइड किया गया? क्योंकि जो आंतरिक ग्रह है वो ठोस पदार्थ के होते हैं और बाहरी गैसीय पदार्थ के बने होते हैं। अब हम एक एक करके सभी ग्रह के बारे में जानेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इनको भी हम सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ही सभी ग्रहों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला ग्रह है बुध। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार या सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। तो बुध ग्रह की विशेषता क्या है? ये एक तो सबसे छोटा ग्रह है। जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अभी बुध है। और ये सूर्य के सबसे निकट भी स्थित है। ठीक है, इस पर वायुमंडल का अभाव होता है। और जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, और दिन में ये सबसे गर्म और रात में सबसे ठंडा ग्रह ये होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो बुध ग्रह के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सूर्य की सबसे निकट, सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। अगर उपग्रह की बात करें तो उपग्रह की अगर बात करें तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करेगा? 88 दिनों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और सबसे छोटा है। अब दूसरे ग्रह के बारे में हम यहाँ जानेंगे, शुक्र ग्रह के बारे में, जिसको हम वीनस कहते हैं। ठीक है, वीनस कहते हैं। ये सबसे ज्यादा गर्म और चमकीला होता है। गर्म है इसी वजह से सबसे ज्यादा चमकीला है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है, शुक्र है। इसको हम दोस्तों कई नाम से जानते हैं। एक तो पृथ्वी की बहन या भृगनी, ठीक है, इसके साथ ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं, या इसको प्रातः और शाम का या साय का तारा भी कहते हैं, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसके एटमॉस्फेयर में, इसके जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया बात। बिल्कुल, तो शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ये इसकी बहुत ही
खास बात है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन जाते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों इसके बारे में एक और फैक्ट है कि शुक्र और अरुण ग्रह जो होते हैं वे पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में भी गति करते हैं, और बाकी सभी जिस तरह से पृथ्वी गति करती है उसी तरीके से करते हैं, लेकिन ये अपोजिट जो है इनका मार्ग होता है। इसके साथ ही पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, आपके पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो शुक्र ग्रह सबसे निकट होता है पृथ्वी के। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे निकट होता है किसके, पृथ्वी के। तो बुध सु, अब आगे किसका नंबर आया, प्रेम। प्रेम यानी पृथ्वी और मंगल ग्रह। तो बुध और शुक्र के बारे में हमने जान लिया है। अब यहाँ बात करते हैं प्रेम यानी पृथ्वी और मंगल की। तो जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये शुक्र के और मंगल के मध्य में स्थित है, ये तो आपने जान लिया है। इसी के साथ ही हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और एकमात्र ग्रह ऐसा है पृथ्वी जिस पर कि जीवन है। ठीक है, और किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। इसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। समझ में आई बात। और अगर कहे कि पृथ्वी जो साइज होता है उसमें कौन से नंबर पे आती है, तो 5वें नंबर पे, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी होता है। इसी के साथ जो पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है पृथ्वी पर 71% जो है वो तो है वाटर, और 29% इस पे क्या है, भूमि है, जमीन है, या आप कह सकते हैं लैंड है। ठीक है, 71% क्या है, पानी है, और साथ ही इसमें 29% भूमि भी है। अब पृथ्वी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग जान लीजिए, साथ ही इसी के साथ हम पृथ्वी को पूरा पढ़ लेते हैं। दोस्तों पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो पहली होती है घूर्णन, और दूसरी गति करती है ये परिक्रमण करने की। अब ये घूर्णन और परिक्रमण क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। घूर्णन तो होता है दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी 24 घंटे, या इसको हम लगभग कह सकते हैं 23 घंटे, लगभग 56 मिनट में ये अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर, जिसको हम लगभग 24 घंटे भी मान करके चलते हैं। ठीक है, 24 घंटे जिससे दिन और रात होते हैं, किसके कारण, तो घूर्णन के कारण। इसी के साथ परिक्रमण की अगर बात करें, रिवोल्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये अपना 365 दिन में परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर लगाएगी, 365 दिन में लगाएगी पृथ्वी, जिसकी वजह से क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती है या ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है वो कुछ इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ बनाया जाता है। ठीक है, झुका हुआ थोड़ा सा बनाया जाता है ग्लोब, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। समझ में आ गई बात। चलो तो आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जिसको हम मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह की जो भूमि होती है उसका रंग गुलाबी होता है, और इसके 2 उपग्रह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम आपको बेशक याद होने चाहिए। तो 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस। और डीमोस की एक और खास बात है, वो क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जिससे आपको याद रहे ये चीजें साथ के साथ। तो डीमोस की खास बात क्या है कि जितने भी उपग्रह है, बाकी सभी ग्रह के भी हमने देखे, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह को किसका है, मंगल का है, जिसका नाम क्या है, डीमोस है। ठीक है, डीमोस है। तो ये इसके बारे में इतना ही पूछा जा सकता है। बाकी परिक्रमा कितने दिन में करेगा, तो ये
687 दिन में परिक्रमा करता है, लेकिन इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा। अब इसका लाल रंग क्यों होता है? लोहे की उपलब्धता के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इसके उपग्रह के नाम आपको याद होने चाहिए, फोबोस और डीमोस। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों मंगल ग्रह से संबंधित मैं आपको और भी कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी। उसके लिए यहाँ पर हम स्पेस देख लेते हैं कि कहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि आगे शायद मैंने ये चीजें नोट की हुई है। तो यहाँ पर हम अब आगे अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बृहस्पति या जुपिटर। ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसको हम मास्टर ऑफ गोड्स भी कहते हैं, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका रंग दोस्तों हल्का पीला होता है और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? यहाँ पर 67 सैटेलाइट्स है। बृहस्पति की सबसे ज्यादा इसी की है। और इन उपग्रह में जो बृहस्पति ग्रह है, इसके जो 67 उपग्रह है, इनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड या गैनीमेड, कुछ इस तरीके से ये होता है, गैनीमेड या गैनीमेड। ठीक है, जैसा भी आपको ऑप्शन में मिले उस हिसाब से आप इसको टिक कर लेना। सबसे छोटा मैंने आपको कौन सा बताया था? मंगल ग्रह का, जिसका नाम था डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? यहाँ पर गैनीमेड होता है, जो कि बृहस्पति का क्या है? उपग्रह है। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को? चलो अगला ग्रह के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है शनि, सैटर्न। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा था? बृहस्पति, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे चपटा ग्रह भी ये इसको कहते हैं। गैसों का गोला, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? शनि को। इसके उपग्रह की संख्या 62 है। और ये ऐसा अंतिम ग्रह है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद वाले ग्रह जो भी है, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप का यूज किए। ठीक है, या बिना सैटेलाइट के। तो यहाँ पर जो शनि है, ये अंतिम ऐसा ग्रह है जिसको हम नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों इसकी एक और खास बात है, जो हमारा सैटर्न है, शनि है, ये 7 वलय से घिरा हुआ है। वलय होते हैं चक्कर इस तरीके से। ठीक है, 7 वलय से घिरा हुआ होता है ये ग्रह। कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो शनि के बारे में जान लिया। देन जो हमारा 7वां ग्रह है अरुण यानी यूरेनस, इसके बारे में जानेंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके उपग्रह की संख्या अगर जाने हम तो 27 उपग्रह है अरुण के। ठीक है, बिल्कुल। और इनमें सबसे बड़ा की अगर बात करूं, अरुण उपग्रह का सबसे बड़ा, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करूं तो टाइटेनिया है। ठीक है, कौन सा है? अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये होता है टाइटेनिया। ठीक है, टाइटेनिया, बिल्कुल टाइटेनिया। समझ में आई बात? और इसके बारे में हमने पहले भी कुछ बात की थी, शायद आपको याद होगी। क्या बात थी वो? हमने देखिए यहाँ पर जाना था अभी कि शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में ये दोनों गति करते हैं। तो ये भी इसकी एक खास बात है। साथ ही इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अगर आप लिखना चाहे कहीं तो ये भी लिख लीजिए, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन बना तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, यहीं से बन जाएगा जो भी क्वेश्चन बनना होगा। तो विलियम हर्शेल ने खोज की थी किसकी? अरुण ग्रह की। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब लास्ट वाला जो हमारा ग्रह है जिसका नाम है वरुण यानी नेपच्यून, ये सूर्य के सबसे दूर स्थित है। एक तो यही इसकी खासियत है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 14 होती है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है।
अब हम आगे चलते हैं गाइस। आगे हम जानेंगे, यहाँ पर पृथ्वी के बारे में हमने जान लिया है, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी आप एक बार और देख लीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो पृथ्वी पर वायुमंडल होता है उसके बारे में बताया गया है, जो कि हमने कल की क्लास में स्ट्रिप के बारे में जाना था कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में मिलती है। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में मिलती है और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन होती है 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 20% या लगभग 21%, ठीक है। तो नो एयर छोटू ने हल्ला मचा दिया, इस ट्रिक के बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बात कर ली थी। आई होप कल आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, तो हम दोबारा से इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मंगल ग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जान चुके हैं। एक है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति या फिर परिभ्रमण और परिक्रमण गति। परिभ्रमण या घूर्णन गति कौन सी होती है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है और कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे में हमने जान लिया। इसका परिणाम क्या होता है कि दिन रात होते हैं। परिक्रमण में क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और वृत्ताकार मार्ग में, और 365 दिन 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है। अब दोस्तों इससे आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो अगली क्लास में हम, जैसे हमारा उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा के कलाएं और उसके साथ साथ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी के बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये शिकायत मुझे आप सभी से है, तो प्लीज वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि हमारा हौसला आपके साथ साथ बना रहे अंत तक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी दोपहर की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।